तो गाइस हम करेंगे इस वीडियो में 12th क्लास के बायोलॉजी का 13 का चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर का इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। तो फर्स्ट लाइन ये बताता है कि टेम्परेचर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यू आर अवेयर डैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली। अब आप अवेयर है, आपको खुद पता है कि जो सीजनली, जैसे आप विंटर सीजन में देखोगे, आप समर में देखोगे, जो टेम्परेचर होता है एवरेज टेम्परेचर वो अलग अलग होता है, ठीक है, वेरी करता रहता है। तो डिक्रीज प्रोग्रेसली फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप। तो उन्होंने ये कहा है कि इसके साथ साथ अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं, ठीक है, और प्लेन से माउंटेन की तरफ जाए तो वो वहाँ पे भी जो टेम्परेचर होगा वो वेरी करेगा, मीन्स डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे जो है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे आप तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। आपने देखा हो, आपने जैसे कहते हैं कि गर्मियों में हमें हिली एरिया जाना सभी पसंद करते हैं घूमने के लिए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो में आपने किया था टेम्परेचर जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो किस लिए मिल रहा है, क्योंकि जो हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से थोड़ी सी टिल्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, वेरिएशन, हमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर। तो इन्होंने कहा है कि रेंजेस बहुत ही वेरी करता है, सब पोलर एरिया में सब जीरो से लेकर डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हो सकता है। तो देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग and deep sea hydrothermal vent where average temperature exceed 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि कुछ हैबिटेट ऐसे भी है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है एवरेज वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो थर्मल स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल जो है एरिया, वहाँ पे इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो इन्होंने ये कहा है कि कनाडा और जर्मनी में जो मैंगो ट्रीज है जो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बायोन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशन। तो उन्होंने ये कहा है कि स्नो लेपर्ड जो होते हैं वो केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अडप्ट कर लिया तो वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, और नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम and through it the metabolic activities and other physiological function of the organism। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है, उनके जो एंजाइम्स की जो काइनेटिक्स जो है वो अफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होगी वो अफेक्ट होगी, और फिर बाद में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो अफेक्ट होगा। मतलब जो टेम्परेचर है हमारी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एंजाइम्स की काइनेटिक्स में ये जो टेम्परेचर है वो उस एंजाइम्स की काइनेटिक्स को अफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से क्या है, आगे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे। तो ए फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, यूरीथर्मल, ठीक है। तो ये दो अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं सॉरी, यूरीथर्मल क्या होता है और जो स्टेनोथर्मल जो है वो क्या होता है। तो याद रखिए, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके उसे हम यूरीथर्मल कहते हैं, और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं हम उसे
स्टेनोथर्मल कहते हैं। तो यूरी थर्मल रीजन में हमें कैट, डॉग, टाइगर देखने को मिलते हैं, और स्टेनोथर्मल जो रीजन है वहाँ पे पाइथन, पेंगुइन, क्रोकोडाइल देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्रोकोडाइल आपको पता ही है कहाँ रहता है, जैसे उनको वाटर जो है, जो एरिया वाटर के अंदर उसको रहना पसंद करता है। इसका मतलब क्या, उसको नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, जब तो वो वहाँ रह रहा है। इसलिए मतलब जो नैरो रेंज के टेम्परेचर, जो मतलब जो कम टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू ए लार्ज एक्सटेंट देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थर्मल टॉलरेंस जो है वो डिफरेंट स्पीसीज वो डिटरमाइन करता है कि कौन से जोग्राफिकल मतलब जो जियोग्राफिकल एरिया जो है वहाँ पे मतलब जो टॉलरेंस ऑफ जो हीट जो है, टेम्परेचर जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो उन्होंने कहा है कि भाई अब रिसेंट आप आगे 16 के चैप्टर में ग्लोबल टेम्परेचर के बारे में पढ़ोगे और उससे क्या इफेक्ट शो हो रहा है उसके बारे में भी जानोगे। तो नेक्स्ट हमारा एबायोटिक फैक्टर है वाटर। तो वाटर इज़ द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाटर जो है वो भी लाइफ को अफेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ को। तो इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट इन वाटर एंड इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। हमें पता है कि वास्तव में जो लाइफ जो है अर्थ पे वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वाटर से, ठीक है। और उसके बिना क्या है, विदाउट वाटर लाइफ हम सोच भी नहीं सकते हैं। इट्स अवेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लाइव देयर। मतलब डेजर्ट एरिया में जो वाटर जो है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो है उसके उन्होंने वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट किया है ताकि वो वहाँ पे रह सके। जैसे कि जो डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स और जो प्लांट्स मिल रहे हैं वो वहाँ के अकॉर्डिंग है, मतलब वहाँ उनकी जो रूट्स होती है वो लॉन्ग होती है एंड डीप होती है ताकि वो नीचे तक जाकर पानी को ले सके। तो उनका जो स्टेम जो है वो ग्रीन रहता है, ठीक है, और प्लफी होता है ताकि वो स्टोर कर सके पानी वाटर को अपने अंदर। तो क्या है मतलब वहाँ जहाँ जिस एरिया में जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑर्गेनिज्म जो है देखने को मिलते हैं। The productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water। तो जो प्रोडक्टिविटी है और प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर पे डिपेंड करता है। You might think that organism living in ocean, lakes and rivers should not face any water related problem, बट इट इज़ नॉट ट्रू। भाई आप सोचते होगे कि ओशन, लेक, रिवर में जो रहते हैं वो कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो देखिए इनको क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने कहा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए पानी की जो क्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स केमिकल कंपोजिशन, पीएच वगैरह जो है वो इनको अफेक्ट करती है। आपने जैसे कि मान लो अगर वहाँ का वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाए तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो हमें पहले मिल रहे थे उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब जो वाटर का जो एनवायरनमेंट है जो कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है। द साल्ट कंसनट्रेटेज इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, 30 to 35 in the sea and greater than 100 in some hypersaline lagoons। तो इन्होंने ये बताया कि साल्ट की जो कंसनट्रेशन है इनलैंड में कितनी होती है, सी में कितनी होती है और हाइपरसैलाइन लेगून्स में कितनी प्रेजेंट है। तो सम ऑर्गेनिज्म टॉलरेंट, तो इस बेस पे भी फिर से दो कैटेगरी में जो एनिमल्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। तो यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन, डेफिनेशन वही है, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे यूरी थर्मल किया था उसमें हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते थे, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। अब यहाँ पे हेलाइन है तो वो क्या है, साल्ट की कंसनट्रेशन।
वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर रहे हैं तो यूरी हैलाइन, और नैरो रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेट कर रहे हैं तो वो क्या है, स्टेनो हैलाइन। तो यूरी हैलाइन का एग्जाम्पल है बुल शार्क, अटलांटिक और हैरिंग, लैम्प्रे, और स्टेनो हैलाइन का एग्जाम्पल है मैनग्रोव ट्री, पिकल वीड्स, तो ऑयस्टर, तो ये सारे स्टेनो हैलाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं। मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, जो फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो सी वाटर में नहीं रह सकते हैं, और जो सी वाटर के जो एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि उनको फेस करना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। देखो, जो फ्रेश वाटर एनिमल जो है उसमें जो पानी, जो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, मीन्स जो वाटर एनिमल्स जहाँ रह रहे हैं, तो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जब हम फ्रेश वाटर एनिमल्स को हम सी वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी और बाहर होगी ज़्यादा। तो वो क्या है, हमने किया हुआ है हाई जो ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन जाता है। तो क्या होगा, जो फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म जैसे ही हम सी वाटर में डालेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर से जो पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब उनकी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस वजह से क्या है, वो वहाँ पे अलाइव नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार क्या है, जब सी वाटर के एनिमल्स को हम फ्रेश वाटर के अंदर डालेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो क्या है, वो जो वाटर जो होगा वो ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, और उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से क्या है, फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है वो सी वाटर में नहीं रह सकते हैं, और सी वाटर के जो एनिमल्स है वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। अब हमारा नेक्स्ट है लाइट। तो सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, आप सबको पता है जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स लाइट को कैप्चर करते हैं और फिर मतलब लाइट को कैप्चर करने के बाद वो फूड फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। तो लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट, जो ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज़ अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस कब पॉसिबल है, जब सनलाइट अवेलेबल हो। We can quickly understand the importance of life for living organism, particular autotroph। तो ऑटोट्रॉफ के लिए क्या हो गए, जो फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं हम उसे ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सनलाइट। ठीक है, तो मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड shrub growing in forest are adapted to photosynthesis optimal under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। तो उन्होंने ये कहा है कि स्मॉल प्लांट को जो है वो कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो किसी बड़े प्लांट के नीचे ग्रो कर रहे हैं तब भी शेडेड में है तो उन्हें ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, उन्हें कम लाइट चाहिए, कम लाइट में भी वो फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। अब क्या है बोला इन्होंने, कई प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं फॉर फ्लावरिंग के लिए। आपने 11th क्लास में किया था फोटो पीरियोडिज्म, जिसके अंदर कितनी लाइट की ड्यूरेशन चाहिए। अब आपने देखा है कि कई प्लांट जो होते हैं वो सर्दियों में ही ग्रो करते हैं, कई जो है वो गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कईयों जिन्हें ज़्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए वो गर्मियों में ग्रो करेंगे, और जिन्हें कम लाइट चाहिए वो सर्दियों में ग्रो करेगा। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म जो है वो अफेक्ट करते हैं फ्लावरिंग को। तो for many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration as cue for timing their foraging, reproductive and migratory activity। तो इन्होंने ये कहा है कि लाइट किस किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट ऑटोट्रॉफ्स के लिए, दूसरा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है, फोराजिंग
रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी, मतलब किसी को ढूंढना हो, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होती है, माइग्रेटरी एक्टिविटी जो है, उन सब को ये जो उन सब में ये लाइट अफेक्ट कर रही है। जैसे मान लो किसी को गर्मी सहन नहीं हो रही है तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे थोड़ी कम गर्मी हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, माइग्रेट कर लिया, उसकी माइग्रेटरी एक्टिविटी को अफेक्ट किया लाइट ने, ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं, कई जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो लो टेम्परेचर में करते हैं, ठीक है, कई रिप्रोड्यूस करेंगे हाई टेम्परेचर में, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने, द अवेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ। अब इन्होंने कहा है कि जो लाइट जो है अवेबिलिटी, जो लैंड पे जो कितनी लाइट जो हमें मिल रही है, तो उन सब का सोर्स क्या है, सन, ठीक है। तो बट डीप ग्रेटर देन 500 मीटर इन द ओशन द एनवायरमेंट इज डार्क एंड इट्स inhabitants आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए celestial सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा डीप जो होते हैं वहाँ पे कंप्लीट सनलाइट जो है वो नहीं जा पाती है, कंप्लीट नहीं जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी सोर्स का क्या कौन एक्ट करता है, तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। जो सोलर रेडिएशन की जो क्वालिटी है, जो आपको हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इतनी नैनोमीटर लेंथ होती है लाइट की, तो वो जो क्वालिटी जो है वो अफेक्ट करती है उनकी लाइफ को। तो यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो उन्होंने कहा कि यूवी कंपोनेंट जो है वो कई ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, बट विजिबल स्पेक्ट्रम में जो हाई वेवलेंथ जो होती है, कुछ जो मैरीन प्लांट जो है जो नीचे रहते हैं उनके लिए एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो फूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अब क्वेश्चन है, अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहिबिट द सी विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर। तो उन्होंने कहा है कि सबसे डीप जो है वो हमें कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो जो रेड एल्गी जो होती है वो सबसे डीप में मिलती है, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है सॉइल। तो द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वैरी। तो अलग अलग प्लेस में सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी वैरी करती रहती है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस। अब ये जो सॉइल जो वैरी कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट पे, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस आपको पता है, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है कि सॉइल जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, वेदरिंग प्रोसेस से, ठीक है। मतलब जो चट्टान वगैरह जो होती है, रॉक जो होती है वो टूट जाती है, तो वो बाद में आगे क्या है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्ट और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर। तो वेदरिंग प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि सॉइल कैसे भाई डेवलपमेंट हो रही है सॉइल की। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। अब सोइल की कंपोजिशन और उसके साइज डिटरमाइन करेगा परक्यूलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वो वाटर को कितना होल्ड करेंगे और कितना वाटर आगे पास आउट होगा, मीन्स परकुलेशन रेट जो होगी वो उनका साइज जो है वो डिसाइड करता है। These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to large extent the vegetation in an area। अब जो soil की pH है, जो mineral composition जो है वो डिटरमाइन करेगा कि वेजिटेशन कैसे होगी, ठीक है। तो दिस इज टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल्स डैट कैन बी सपोर्टेड। तो ये क्या कैसे एनिमल्स को सपोर्ट करेंगे, किस टाइप के वेजिटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैरामीटर कौन कौन से है सॉइल में, पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी। तो ऐसे ही एक्वेटिक एनवायरनमेंट, द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर। तो ऐसे ही एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होता है कि नीचे जो है बेंथिक रीजन, बेंथिक होता है जो बहुत ही जो सी फ्लोर जो है नीचे का सरफेस, वहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म ने रहना है। तो जो स्टारफिश वगैरह जो होती है वो हमें बेंथिक रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। थैंक यू।